दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2-3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा गवर्नर जनरल, दूसरा टॉपिक होगा एक्ट और तीसरा टॉपिक होगा हमारा एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कमेटी है उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि इन तीनों टॉपिक से आप देखेंगे BPSC में हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो यह वीडियो जो होगा इससे कम 5 से 6 सवाल आपको आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हमने सोचा था गवर्नर जनरल पे ही बनाएंगे, लेकिन बाद में फिर लगा कि एक्ट पे ही बना दिया जाए और कमेटी वगैरह भी बहुत पूछा था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें, ये गवर्नर जनरल की कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? 1600 से होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। किसी भी कंपनी में आप देखे होंगे या तो BOD होता है, बैंक ऑफ डायरेक्टर होता है, COD होता है, CEO होता है, MD होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंपनी में तो ये सब पोस्ट होते हैं, तो फिर गवर्नर जनरल कहाँ से आ गया? ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब कंपनी यहाँ पे आएगी तो कंपनी को चलाने के लिए 24 मेंबर होगा, जिसमें से एक होगा गवर्नर, एक होगा डिप्यूटी गवर्नर और 22 इसके और मेंबर होते थे। ठीक है, टोटल 24 लोग कंपनी को चलाता था। लेकिन जब कंपनी को चलाते चलाते, ये तो ब्रिटिश सरकार आई थी कंपनी एक व्यापार करने के दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वह एक शासन अपना कर लेती है, सरकार बना लेती है। जब आप सरकार बनाते हैं तो सरकार चलाने के लिए आपको बैंक ऑफ डायरेक्टर और CEO नहीं चाहिए, सरकार चलाने के लिए आपको गवर्नर चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जब सरकार बन जाती है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये घटना है कब की? 1757, 23 जून। डेट एक बार BPSC पूछ दिया था 1757 का, तो आप डेट थोड़ा सा याद रखेंगे। 23 जून 1757 को जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे अपना विजय करती है, उसके बाद इनको ज़रूरत पड़ती है कि हम अब गवर्नर बनाएं और अपना शासन करें गवर्नर के माध्यम से। ठीक है, तो पहला गवर्नर भारत में यानी कि बंगाल में, भारत हम बोलेंगे, आप समझिएगा बंगाल, चूँकि राजधानी उसमें बंगाल ही है। ठीक है, राजधानी कैसे बदलता है इसका भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर बनता है बंगाल का, वो बनेगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बनेगा। कब बनेगा? 1758 में, 58 से 60 तक रह गए। ठीक है, आपसे एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा गया है कि भारत का पहला गवर्नर या बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। देखिए अभी हम गवर्नर कह रहे हैं, गवर्नर जनरल नहीं कह रहे हैं। गवर्नर का देखेंगे आगे नाम बदलेगा गवर्नर जनरल। अभी ये बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का, आगे देखेंगे ये भारत का हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे वायसराय हो जाएगा, भारत का वायसराय हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे होगी, हम देखेंगे इसको। अभी आप याद करिए, बंगाल का गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, पहला है, 1758 से 60 तक के रहेगा। और यहीं जो 23 जून 1757 को ब्रिटिशर्स जीतते हैं, कहा जाता है साम्राज्य की पहली नींव यहीं पे पड़ती है, इसी टाइम में 1757 में पड़ती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसके बाद की घटना है 1764 में। देखिए हम थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपके PT के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको डिटेल में वीडियो अगर ये सब टॉपिक पे देखना है तो 1757 पे एक वीडियो बना हुआ है, 1764 पे एक वीडियो बना है 1-1 घंटा का। ठीक है, तो उतना डिटेल में जाने का भी टाइम नहीं है, हम बस प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आपको डिटेल में अगर टाइम हो, देखना हो, तो यूट्यूब पे आपका 34 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ा है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई होगी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज जीतेंगे। और इसके बाद 1765 में होगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होती है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। इलाहाबाद का जब संधि होगा तो कहा जाता है कि इसके बाद ब्रिटिशर्स खुल के, अब उनको लगा कि हमारा अब साम्राज्य यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है कि बंगाल में सूखा पड़ा, मतलब ड्रॉट हुआ, कब हुआ? 1770 में सूखा पड़ा। ये एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ है। तो स्पेसिफिक यह 1600 से लेके, यह जो वीडियो है लगभग 1600 से लेके 1947 के बीच में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए हैं उसी से रिलेटेड हम डील कर रहे हैं इसमें। ठीक है,
तो एक 1700 में सूखा पड़ता है, इस पर भी सवाल बनता है, आप इसको याद रखेंगे। अब बात आती है, हम गवर्नर जनरल की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम फिर वापस आते हैं। 1765 से 72 का जो टाइम है, इस टाइम को कहा जाता है यहाँ पे बंगाल में डुअल गवर्नमेंट चलती है, द्वैध शासन चलता है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, इसे कहा जाता है द्वैध शासन। यह भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है कि कब से कब तक चला है डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल और बन सकता है। एक तो इसको लागू किसने किया, 65 में लागू हो रहा है, 72 में ख़त्म हो रहा है, तो इसको लागू कौन करेगा, रॉबर्ट क्लाइव। इसको ख़त्म कौन करेगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग इसको ख़त्म करेगा, और आपसे एग्जाम में यह कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए वारेन हेस्टिंग की अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए एक एक्ट आया है 1773 का एक्ट। इस एक्ट में कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, इसको हम बना देते हैं गवर्नर जनरल। ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर था, उसको हम बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिए, और पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया जाएगा, वारेन हेस्टिंग को। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग की हम कुछ उपलब्धि देख लेते हैं। आखिर गवर्नर जनरल बना तो कुछ काम भी किया होगा। ये क्या करेगा, कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई। ठीक है, एक कब बनाएगा, 1784 में, और यह जो फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक और बनाएगा सिक्योरिटी सेल पॉलिसी, इसी का है, ये भी वारेन हेस्टिंग का है। ये क्या करेगा, हमने ऊपर में बताया आपको, डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म करेगा। ठीक है, बाद में जब यहाँ से यह इंग्लैंड जाएगा तो इस पे एक महाभियोग चलेगा। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट चलेगा। इम्पीचमेंट चला जाएगा तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पे एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पे महाभियोग चला है, तो वह था आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के बारे में इतनी कहानी काफ़ी है, यहाँ से ज़्यादा सवाल, इससे ज़्यादा सवाल यहाँ पे नहीं बनता है। अब चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमने कहाँ तक पहुँच गया, हमने पहुँचा यहाँ पे गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल तक। अब देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसकी कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस की बात करें तो इसकी कुछ उपलब्धि है। एक 1773 में, देखिए इसकी 4 उपलब्धि है, ये डेट छोड़िए, चाहे लिख लीजिए, 1763 में लाएगा कॉर्नवालिस कोड। ये 63 नहीं, 93 में आएगा कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, देखिए इसका 4 काम इंपॉर्टेंट है। यह क्या करेगा, एक न्यायिक सुधार करेगा, न्यायिक सुधार करेगा। दूसरा, सिविल सेवा में सुधार करेगा, कॉर्नवालिस कोड लाएगा उसके लिए। एक राजस्व सुधार भी लाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में कुछ सुधार की बात करें, रिफॉर्म की बात करें, तो आप मान के चलेंगे कॉर्नवालिस की बात यहाँ पे हो रही है। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, न्यायिक संगठन की स्थापना करे गए। पब्लिक सर्विस का मिशन यही बनाएगा, जिसे हम कहते हैं यूपीएससी अभी का है, यह इसी के द्वारा दिया गया है ना। और साथ में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट इसी के द्वारा लाया गया है। तो ये 3-4 चीज़ है
जो कॉर्नवालिस के द्वारा लाया जाएगा। कॉर्नवालिस के बारे में एक हम बात करें तो कॉर्नवालिस का जो कब्र है, मतलब टुम्ब जो है, यहीं पे है, इंडिया में है। और इंडिया में कहाँ पे है? गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार, याद रखेंगे। कॉर्नवालिस यहीं पे मर गया और यहीं पे दफना दिया गया इसको, गाजीपुर में। अब हम कुछ साथ में बात करेंगे कुछ एक्ट का, जो 1773 का एक्ट था हमने देख लिया, 1784 के बारे में हमने देखा, 1833 एक्ट के बारे में हम बात करेंगे, 1853 के बारे में देखेंगे और 1858 के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये सारे एक्ट के बारे में थोड़ा सा आगे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक सब्सिडरी अलायंस से सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सब्सिडरी अलायंस की बात कर लेते हैं। इसका हिंदी होता है सहायक संधि। देखिए, सहायक संधि जो सब्सिडरी अलायंस था, सबसे पहले कौन लाएगा? डुप्ले लाएगा। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस कौन गवर्नर करता है? वो करेगा डुप्ले। और डुप्ले कहाँ का है? ये फ्रेंच गवर्नर है। हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा रहे हैं तो कंफ्यूज मत करिएगा, डुप्ले फ्रेंच गवर्नर हैं। ये सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसकी जो खूबियाँ हैं, जो खासियत है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर भी बाद में अपनाएंगे। ठीक है, बाद में अपनाने वाला एक होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, इसके बारे में दो चार फैक्ट हम देखेंगे। यह जो डुप्ले की पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस का, उसका खूब यूज किया और इस पॉलिसी को यूज करके यह दो चार जो स्टेट थे, प्रोविंस थे, उसको जीतता है। जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। यह क्रोनोलॉजी है। इसी क्रोनोलॉजी में सबसे पहले हैदराबाद को जीतेगा, फिर मैसूर को जीतेगा, फिर अवध को जीतेगा, फिर सिंधिया को जीतेगा। आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी। तो देखिए, हम आपको ये हमास करके एक हम कोड बनाए हैं। हमास वो गाज़ापट्टी वाला हमास नहीं है। ये गाज़ापट्टी का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है हमास, वो वाला हम बात नहीं कर रहे हैं। ये वैसे ही कोड बनाया है। अगर हमास को आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का एक शिप है, उसको कहा जाता है हमास, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है। हम एक अपना कोड बनाया हमास, हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया, इसे हमको याद रखना है। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली इसका खूब यूज करेगा। और इसके यूज करने का कारण क्या होगा कि 1797 के टाइम में आप देखते हैं कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन यूरोप में अपना कहर बरपा रहा है और कहीं ना कहीं डर है कि भारत अगर आ गया तो अंग्रेज़ों को हरा सकता था। इसके डर से लॉर्ड वेलेस्ली पूरा सब्सिडी अलायंस कर रहा था, सब प्रोविंस को आपस में जोड़ रहा था। ठीक है, इसका एकमात्र मकसद था, लॉर्ड वेलेस्ली जो भी सब्सिडी अलायंस कर रहा था, उसका एकमात्र मकसद था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, बाकी इसका और कोई मतलब नहीं था। अब देखिए, सब्सिडी अलायंस में दो चार फैक्ट और इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे। इंदौर का जो एक राजा था होलकर, यह कभी भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। आप ऑप्शन हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोविंस था जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इंदौर के होलकर। ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था कि कहते थे कि हम X रुपया आप हमको दीजिए और उसके बदले में आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और सुरक्षा क्या देते थे वो तो पता ही है। सुरक्षा के नाम पे आपके दरबार में, मतलब जो भी राजा होते थे उनके दरबार में अपना आदमी भेज देते थे, अपना मिलिट्री भेज देते थे। राजा अपना मिलिट्री नहीं रख सकता था, मतलब पूरा अपना उनके कब्जे में ले लेते थे राज्य को। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे 1833 के एक्ट का। इस एक्ट में क्या क्या ऐसा चीज़ था जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। हमने जो पढ़ा अभी गवर्नर जनरल के बारे में, तो अभी तक हमने पढ़ा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वो बन गया है भारत का गवर्नर जनरल। 1833 में बंगाल का गवर्नर बन जाएगा भारत का गवर्नर जनरल और
पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा? यह बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम लिबरल गवर्नर के तौर पे देखते हैं, मतलब उदारवादी गवर्नर के तौर पे देखते हैं। इसका कुछ काम है, कहा जाता है, कहा क्या ये सही बात है, 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को बैन किया जाएगा। ठीक है, सती प्रथा को बैन किया जाएगा। कहा जाएगा कि अब कोई भी औरत जो विधवा होगी उसको आप जीते जी उसको जला नहीं पाते हैं, मतलब पति के चिता पे आप उसको नहीं जला सकते हैं, इसका मतलब यही था। ठीक है, इसको कानूनी रूप से अब बना दिया गया, कानूनी दर्जा दे दिया गया इसको। इसका एक रूल था, रूल 17। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सती कब बैन किया गया? 1829 में। रूल इसको ऐसे भी लिखा जाता है और रोमन में ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप दोनों याद रखेंगे। रूल 17 के थ्रू इसको बैन किया गया। अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो यही जो गवर्नर जनरल था मैसूर को अपने में मैसूर का विलय करता है, मैसूर विलय यही करता है। हमने जब मैसूर पढ़ाया था, टिप्पू सुल्तान को पढ़ाया था, तो हमने बताया था आपको कि 1798 में 98-99 में देखेंगे जो वार होता है उसमें टिप्पू सुल्तान मर जाता है। तो टिप्पू सुल्तान के मरने के बाद जो मैसूर होता है उसको एक छोटा सा जगह एक राजा को दे दिया गया, एक राजकुमार को, और बाकी सारा जगह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन ये 1798-99 की घटना है। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि 1830-35 के बीच में पूरे तरीक़ा से मैसूर को अपने में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया और कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया यहाँ पे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल के कारण देके वहाँ पे मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को अपने पूरा तरीक़ा से विलय कब किया, तो वह किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में इतना ही काफ़ी है। अब 1858 के एक एक्ट देख लेते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने 33 के एक्ट में क्या देखा कि भारत के गवर्नर जनरल बन गए हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे भारत के जो गवर्नर जनरल हैं यह अब बन जाएंगे भारत के वायसराय। भारत के वायसराय बन जाएंगे। अब इनका नाम हो जाएगा वायसराय। और पहले वायसराय कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग। देखिए, ये जो नाम बदल रहा है ना, सवाल यहीं से बनता है। आपसे सवाल पूछेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, इसके पहले पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, इसके पहले सवाल पूछ सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो जहाँ नाम बदल रहा है सवाल वहीं से बनता है। तो इस टॉपिक को थोड़ा याद रखेंगे। पहला बनेगा वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग कब बनेगा? जब 1857 का रिवोल्ट होगा, उसके बाद डलहौजी को यहाँ से भेज दिया जाएगा। ठीक है, और कैनिंग यहाँ पे आएगा। हम थोड़ा सा इसके पहले डलहौजी को एक बार देख लेते हैं। पहले हम यहाँ डलहौजी को देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। देखिए, डलहौजी कब आएगा? डलहौजी हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डलहौजी आएगा 1848 में और ये रहेगा 1856 में। और यही ऐसे नियम लाएगा, ऐसे कुछ काम करेगा जिसके थ्रू देखेंगे कि लोगों में रोष होगा। हालांकि इसका दो फेज है, एक तो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे लोगों में रोष होगा, लोग नाराज़ होंगे। दूसरा कुछ डेवलपमेंट का भी काम करता है। तो हम दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर हम कहें डलहौजी के बारे में तो आधुनिकता का नींव यहीं रखता है। आधुनिकता का नींव मतलब मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत यहीं करेगा। अब कैसे करेगा मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत, कैसे करेगा? इसके लिए लाएगा रेलवे लाएगा 1853 में। पहला रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलेगा? बॉम्बे से चलेगा थाने के बीच। ठीक है, दूसरा रेलवे, देखिए पहला तो बहुत बार पूछा गया बॉम्बे से थाने, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा रेलवे कहाँ से कहाँ तक चला है? ये चला है कलकत्ता से रानीगंज।
ठीक है, याद रखेंगे इसको। रेलवे का शुरुआत यही करेगा, डलहौजी करेगा। दूसरा टेलीग्राफ लाएगा। टेलीग्राफ 1852 में लाएगा। यह सबसे पहले आएगा कलकत्ता में, फिर आएगा मद्रास, फिर बम्बई, पेशावर। ये सब जो शहर है, बड़े बड़े शहर हैं, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, पेशावर, इन सभी शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा। कलकत्ता राजधानी थी, मद्रास मतलब देखा जाए तो उसके बाद सेकेंड राजधानी कह सकते हैं उसको। मद्रास, बम्बई यही प्रोविंस थे जो इम्पोर्टेंट थे, और पेशावर सबसे इम्पोर्टेंट शहर में उस समय आता था। तो इस सारे शहर को आपस में जोड़ा गया। पोस्ट ऑफिस की रिफॉर्म करेगा। पोस्ट ऑफिस, डाक सुधार एक्ट लाएगा। पोस्ट ऑफिस के लिए एक एक्ट लाएगा 1854 में। तो देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि टेलीग्राफ कब आया, 1852 में आया। पोस्ट ऑफिस कब आया, 1854 में आया। रेलवे कब आया, 1853 में आया। ये तो कई बार सवाल बन चुका है, ठीक है। साथ में यह PWD डिपार्टमेंट जो अभी होता है, देखते हैं कि किसी भी सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में आता है PWD डिपार्टमेंट। यह शुरुआत सबसे पहले करेगा डलहौजी करेगा, ठीक है। साथ में इसी के टाइम में शिक्षा पे एक कमेटी, बहुत लोगों में विवाद होगा कि कैसा शिक्षा होना चाहिए, मॉडर्न तरीके का होना चाहिए कि पुराने तरीके का होना चाहिए। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कमेटी, चार्ल्स वुड डिस्पैच कमेटी इसी के टाइम में बनेगा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, यह एजुकेशन पे कमेटी थी। साथ में सिक्किम जो स्टेट है, सिक्किम का विलय इसी के टाइम में हुआ है। आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी का जो पहला ही टॉपिक है वहाँ पे आपको मिलता होगा पढ़ने को कि जो सिक्किम है वह किस एक्ट के थ्रू भारत में मिलाया गया। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि किस एक्ट के थ्रू भारत में मिलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो अगर हम ब्रिटिश एरा की बात करें तो वहाँ पे सिक्किम का विलय करता है डलहौजी, और भारत में किस एक्ट के तहत सिक्किम को मिलाया गया, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमको आंसर में बताएंगे, ठीक है। साथ में जब डलहौजी है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाता है। विलय का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय का सिद्धांत लागू करेगा। इसमें क्या होगा, कुछ स्टेट होंगे, प्रोविंस होंगे, जिसको यह आपस में मिलाएगा, जिसमें होगा सतारा, संभलपुर, झांसी, अवध, ठीक है। यह क्रोनोलॉजी है, याद रखेंगे। सतारा, संभलपुर, झांसी, अवध आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। हमने पहले आपको एक और कोड क्या बताया था, हमास बताया था। इसका कोड भाई नहीं है, तो इसको आप याद कर लेंगे। हर चीज़ का कोड नहीं होता है, जिसका होता है हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डलहौजी ने कौन कौन से प्रोविंस को मर्ज किया है, तो सतारा, संबलपुर, झांसी और अवध। बाद में 1856 में चला जाएगा, फिर 57 का विद्रोह होगा। 57 का जब विद्रोह होगा तो उसके बाद देखेंगे 1858 में एक एक्ट आएगा, और इस एक्ट में कहा जाएगा कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, हम उसको भारत का वायसराय नाम देंगे, और पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग जब बनेगा, वायसराय बनेगा, एक एक्ट आएगा 1858 का, और 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया जो है, क्वीन विक्टोरिया, इनका मैनिफेस्टो पढ़ेगा कैनिंग ही पढ़ेगा। कहाँ पढ़ेगा, इलाहाबाद में पढ़ेगा, इलाहाबाद में पढ़ेगा। टाइम और डेट आप याद रखेंगे, 1 नवंबर 1898। यह डेट भी पूछा जाता है, जगह भी पूछा जाता है, किसने पढ़ा है, कैनिंग पढ़ा है, ये भी पूछा जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन सारे फैक्ट को याद रखेंगे। और इसमें कहा गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको लाया किसने था, विलय का सिद्धांत जो था जिसको लाया था डलहौजी ने, हम इसको ख़त्म करते हैं। इसमें ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, कि हम अब किसी का विलय नहीं करेंगे। दूसरा एक और बात इसमें कहा गया कि साथ में कहा गया कि हम
उत्तराधिकार की हम अनुमति देते हैं। पहले क्या था, जैसे झांसी के बारे में आप देखेंगे तो झांसी की लड़ाई इस बात की थी कि उनका अपना पुत्र नहीं था, उनका दत्तक पुत्र था और दत्तक पुत्र को चाहती थी अपना राजकुमार बनाना, लेकिन यह डलहौजी को पसंद नहीं था। तो डलहौजी एक रूल लाया था कि उत्तराधिकार की अनुमति नहीं होगी। तो अब क्वीन विक्टोरिया का जो मैनिफेस्टो था उसमें कहा गया कि उत्तराधिकार का अनुमति होगा। ठीक है, डलहौजी का जो रूल था उसको हटाया गया, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया, उत्तराधिकार की अनुमति जो थी उसको शुरू कर दिया गया। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पे आती है और लॉर्ड कैनिंग इसको पढ़ेगा और इलाहाबाद में की घटना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अब एक आपके लिए हम होमवर्क नहीं, एक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो किसके टाइम में आया था। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम वीडियो में 4-5 बार अब तक बता चुके हैं और टेस्ट में भी कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि विडो रीमैरिज एक्ट किसके टाइम में आया था, किसने लाया था, और हो सके तो ईयर भी बता देंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डलहौजी हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सेंसस की बात कर लेते हैं। सेंसस पे हमेशा सवाल पूछता है, पहला जो सेंसस होगा आपका, पहला जो जनसंख्या होगा, जनसंख्या काउंट किया जाएगा, कब किया जाएगा? 1872 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन रहेगा? लॉर्ड मेयो। मेयो की बात करें तो मेयो एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या की जाएगी, और इसकी हत्या कहाँ की जाएगी? अंडमान में। एक वहाँ आपका जो कैदी होगा वो एक शाम में टहल रहे होंगे, खाना वाना खा के शाम में टहल रहे होंगे, उसी टाइम में कैदी आएगा, पीछे से इन पे वार करेगा और ये मर जाएंगे। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो जाती है अंडमान में। 1872 में पहला होगा। लेकिन अगर रेगुलर की बात करें, रेगुलर जनसंख्या कब से, सेंसस कब से स्टार्ट होगा? होगा 1881 से। इसके टाइम में गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड रिपन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट सेंसस कब हो रहा है, 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम में, और रेगुलर की बात की जाए वो होगा 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। ठीक है, 1881 में। रिपन के बारे में 2-3 फैक्ट हमें जानना इंपॉर्टेंट है। रिपन की बात करें तो इसी के टाइम में एक आएगा फैक्ट्री एक्ट, 1881 में आएगा फैक्ट्री एक्ट। इस एक्ट में कहा जाएगा कि महिला और बच्चे, इन दोनों के काम का घंटा आप तय करिए। पहले क्या था कि 8 घंटा काम करने का तो ऐसा कोई रूल था नहीं, 12-12 घंटा, कुछ 14-14 घंटा भी काम करते थे। तो महिला और बच्चों को भी एडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता था। लेकिन जब फैक्ट्री एक्ट आता है रिपन के टाइम में, तो पहली बार कहा गया कि नहीं, महिलाओं और बच्चों को आप एडल्ट की तरह ट्रीट मत करिए, इनके काम के घंटों को कम करिए। तो इनके काम के घंटों को पहली बार डिफाइन किया गया फैक्ट्री एक्ट 1881 में, जो आता है लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो रिपन थोड़ा सा कहा जाता है, एक है लीटन, देखिए एक है लीटन, एक है रिपन। तो लीटन बहुत क्रूर है। ठीक है, रिपन थोड़ा सा उदारवादी माना जाता है। आप याद रखेंगे, लीटन के बारे में एक चीज़ हम आगे देखेंगे। ये हो गया रिपन का। लीटन का एक और देखेंगे, सॉरी रिटन नहीं, अभी हम रिपन की बात कर रहे हैं ना, तो रिपन का एक और चीज़ देख लेते हैं। एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन की बात करेगा रिपन, स्थानीय स्वायत्त संस्था की बात करेगा। आप रिपन के बारे में 2 चीज़ हमेशा याद रखेंगे, पहला तो फैक्ट्री एक्ट 1881 और दूसरा है लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं लीटन का। लीटन बहुत क्रूएल है, लॉर्ड लीटन, यह है तो बहुत क्रूएल। लीटन के टाइम में एक बिल आएगा, इसको कहते हैं एल्बर्ट बिल। यह बिल काफ़ी विवाद करेगा। पहले जो जज होते थे वो जज सिर्फ इंग्लिश होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटेन से आते थे, सिर्फ इंग्लिश होते थे। अब इस बिल में कहा गया
कि जो जज बनेंगे वो इंडियन भी बन सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, ये जज का कुर्सी है, यहाँ पे इंडियन भी है और ब्रिटिशर्स भी हैं, दोनों बैठे हैं। अब यहाँ पे मुकदमा चल रहा है। मुकदमा तो हो सकता है इंडियन भी आ सकता है, हो सकता है अंग्रेज़ों के खिलाफ भी मुकदमा चल सकता है। मान लेते हैं कोई ब्रिटिशर्स है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और जज यहाँ पे कौन है, इंडियन देख रहा है। तो यह बात अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लगी, काफ़ी विवाद हुआ इस पर और इस बिल को वापस लिया गया। लेकिन यह विवाद काफ़ी चर्चा में था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके टाइम में आया था, लॉर्ड एलिटन के टाइम में आया था। और इल्बर्ट बिल विवाद क्या था कि भारतीय लोगों को भी हम जज बना सकते हैं, इस पे काफ़ी विवाद हुआ। लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, जो नहीं चल पाया। ठीक है, रिटर्न हो गया, रिपन हो गया, सारा कुछ हो गया। अब हम थोड़ा बात करेंगे लॉर्ड कर्जन का। कर्जन बहुत फेमस है। और एक और चीज़, कहाँ पे हम थे, हाँ, 1885 में आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है। इस टाइम डफरिन का टाइम पीरियड है, डफरिन का टाइम पीरियड चल रहा है। डफरिन यह घोषणा करेगा और कहेगा ब्रिटिश का अंतिम विस्तार हो चुका है, अब हम ब्रिटिशर्स आगे विस्तार नहीं करेंगे। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स ने कब घोषणा की कि हम आगे अब अपना विस्तार नहीं करेंगे, जो हम जीत लिए हैं उतना ही तक हम सीमित रहेंगे, तो 1885 यह डफरिन यह घोषणा करता है और इसी टाइम में आईएनसी का जन्म होता है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उसके बाद डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी वगैरह वगैरह ये सारे जितने बने हैं आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, वो सब आप याद करेंगे, एग्जाम में वो सब पूछा जाता है। और 1885 की एक और घटना की बात करें तो वो थर्ड एंग्लो बर्मा वार होता है। ठीक है, थर्ड एंग्लो बर्मा वार होता है। कब होता है, 1885 में। बर्मा को भारत में मिलाया गया, इसी टाइम में डफरिन के टाइम में मिलाया जाता है। अब देखिए आपसे अगर डेट पूछ दे, कभी कभी आपसे एग्जाम में हो सकता है ना, कहीं किताब में चाहे एग्जाम में 1885 देगा और कहीं 1886 देगा। अब आप कंफ्यूज कर देंगे। देखिए लड़ाई हुआ है 85 में, 85 मिला लिया गया, लेकिन यह शामिल कब किया गया, जो एग्रीमेंट हुआ उसमें शामिल कब किया गया, वर्मा को शामिल किया गया है 1 जनवरी 1886। ठीक है, इसलिए कभी कभी एग्जाम में देखेंगे 86 मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। लड़ाई होता है 85 में, एक्ट होगा 85 में, तो आप आंसर भी मारेंगे 85। ठीक है, अगर स्पेसिफिक डेट दे दिया 1 जनवरी 1886, तब आप 86 मारेंगे कि बर्मा को उसी दिन भारत में शामिल किया गया। लेकिन अगर नॉर्मली पूछे 85 87 ऐसे, तो आप 85 को टिक करेंगे। ठीक है, कर्जन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कर्जन के बारे में कहा जाता है एक थोड़ा क्रूएल शासक था, जो चाहता था हमेशा कि इसी के टाइम में, आप देखेंगे ये टाइम पीरियड है, सबसे पहले आप टाइम याद करिए 1905 का, 1900 से लगभग ये आएगा आपको 1899 के आसपास आएगा और 1905 तक रहेगा। हालांकि इसके पहले भी आएगा, 1899 के थोड़ा पहले आएगा, उतना डेट याद नहीं है, लेकिन 1905 तक रहेगा। इसके टाइम में घटनाएं क्या चल रही है, थोड़ा आप रिलेट करिए तो समझ जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 धड़ हैं, एक है उदारवादी, एक है उग्रवादी। ये दोनों के बीच में खींचातानी चल रही है। ठीक है, अब यह हमेशा चाहेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को नस्तनाबूद करना चाहेगा, और यह एक स्टेटमेंट भी देगा। पिछले वीडियो में हमने स्टेटमेंट बताया था। ठीक है, आप याद करिएगा, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। इसके स्टेटमेंट पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी कुछ उपलब्धि हैं, कुछ काम भी किया है। एक बनाएगा ASI। अभी जो आप देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ होता है जिसको हमें ऑथेंटिकेट करना होता है, तो हम ASI में जाते हैं, वहाँ से कुछ साक्ष्य को लेते हैं। तो ASI कौन बनाएगा, यही बनाएगा, 1901 में बनाएगा। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए जॉन मार्शल को। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ASI
कब बना है? 1901 में बना है। पहले इसके डीजी कौन बने हैं, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? जॉन मार्शल बने हैं। ठीक है। एक बनाएगा एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, मतलब जो भी प्राचीन हमारा एंशियंट का चीज़ है उसको कंजर्व करने के लिए एक एक्ट बनाएगा। ये बनाएगा 1904 में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। एक बनाएगा इंपीरियल कोड कैडेट कॉर्प्स, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स बनाएगा 1901 में बनाएगा। इसका क्या मतलब होगा? राजकुमार जो होते थे, जो भी प्रोविंस थे, उनके जो राजा थे, उनके जो बेटा होते थे, जो राजकुमार हो गए, उनको सैनिक शिक्षा दिया जाएगा। मतलब यह राजकुमारों का, कह सकते हैं राजकुमारों का गुरुकुल। ठीक है। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स क्या है? तो यह राजकुमारों का एक गुरुकुल है जिसमें सैनिक शिक्षा दिया जाएगा। 1901 में बनता है। कौन बनाएगा? कर्जन बनाएगा। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो इसका फेमस है, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। बंगाल विभाजन इसी के टाइम में होगा। बंगाल पे तो एकदम एक सेपरेट वीडियो बना था, उसमें सारा कुछ बताया गया था। इसका जो पॉलिसी होगा, मतलब आपने मिडाइवल हिस्ट्री में औरंगजेब को पढ़ा है। औरंगजेब जिस तरीके से अपना पॉलिसी चलाएगा, मतलब अपना शासन चलाएगा, उसी तरीके से लॉर्ड कर्जन अपने शासन को चलाएगा। और यह उपाधि किसने दिया है इसका, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले। यह कहेंगे कि कर्जन की जो पॉलिसी है, नीति है, जो शासन चलाने का जो तौर तरीका है, वह किसके बराबर है? औरंगजेब के बराबर है। यह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि औरंगजेब की तुलना, कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के गुरु थे। ठीक है। तो गांधी जी इतने बड़े आदमी, इनके गुरु, सोचिए कितने बड़े, तो इनका स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यही कर्जन कहेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने विनाश पे खड़ी है और इसके शांति प्रिय निधन में मैं सहायक बनूँ, हमें अच्छा लगेगा। मतलब कांग्रेस को नस्ताबूद करना ये चाह रहा है। ठीक है। ये सब कुछ बातें इसके बारे में आप याद रखेंगे। बाकी जो बंगाल का विभाजन करेगा वो तो हम बता ही चुके। अब 1905 हो गया। अब थोड़ा 1909 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मिंटो की। मॉरली मिंटो रिफॉर्म आएगा 1909 में। हम मॉरली की बात नहीं करेंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मिंटो इम्पोर्टेंट है। मिंटो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान कहा गया है। कौन कहेंगे? राजेंद्र प्रसाद। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। फादर ऑफ पाकिस्तान है लॉर्ड मिंटो है, राजेंद्र प्रसाद इसको कहेंगे। और यह जो मिंटो है 1909 के एक्ट में लाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा करेगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है। इस पृथक निर्वाचक मंडल में क्या होगा? इसमें मिंटो का अपना मानना होगा कि हम मुसलमानों को भड़का दें, अपने पक्ष में कर लें, मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लेगा। अब जब मुसलमान अपने पक्ष में होंगे, अब देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ है, मतलब ब्रिटिशर्स कह सकते हैं एक तरफ है, यहाँ पे सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे आईएनसी है, प्लस यहाँ पे मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग तो अब यहाँ इस टाइम में मुस्लिम लीग भी बन गई है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेंगे कि हम मुस्लिम लीग को अपने अंडर में ले लेते हैं। जब मुस्लिम लीग को आप मिला लेंगे, यानी मुसलमानों को मिला लेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस अकेला बचेगा, शक्ति कम हो जाएगी। तो दोनों के बीच में नाराजगी, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ना, यही गेम यहाँ पे खेल रहे हैं। और इसी के तहत पृथक निर्वाचन की पॉलिसी यहाँ पे लाया गया। ठीक है। तो मुसलमानों को अपने पक्ष में करना है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ इनको करना है। दोनों को आपस में लड़ा देंगे तो क्या होगा? आपस में लोग आपस में लड़ते रहेंगे, फिर हमसे नहीं लड़ेंगे,
मतलब हम ब्रिटिशर्स अपना रूल करते रहेंगे, ये रिवोल्ट वगैरह ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, यही इनकी पॉलिसी थी। राजेंद्र प्रसाद इनको पाकिस्तान के जन्मदाता कहेंगे। और गांधी जी जो 1909 का एक्ट होगा, 1909 के एक्ट को गांधी जी कहेंगे यह एक्ट हमारा सर्वनाश कर दिया। देखिए 1909 के एक्ट में दो स्टेटमेंट जरूरी है आपके लिए। एक तो राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट जो फादर ऑफ पाकिस्तान कहेंगे मिंटो को, और मिंटो को गांधी जी कहेंगे कि 1909 का एक्ट लाके यह कहीं ना कहीं हमारा पूरा जो हिंदू मुस्लिम एकता था उसको ख़त्म कर दिया, हमारा सर्वनाश कर दिया। इसके बाद एक गवर्नर आएगा 1911 में, इसके बारे में 2-3 ही फैक्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। गवर्नर नहीं बल्कि वायसराय होगा। इसके टाइम में हम देखेंगे कैपिटल शिफ्ट होगा, कैपिटल शिफ्ट होगा। तो कैपिटल पहले कहाँ है? कलकत्ता। अब कहाँ होगा? दिल्ली। दिल्ली होगा। कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होगा। कब होगा? 12 दिसंबर 1911 को। अब देखिए दिसंबर में एक घटना हो रहा है, कहीं कहीं आपको एग्ज़ाम में मिलेगा 1911, कहीं कहीं मिलेगा 1912, ठीक है। लेकिन अब देखिए 12 दिसंबर 1911 को घोषणा कर दिया गया कि हम कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या राजधानी बदलना 2-4-10 दिन का काम तो है नहीं, आपके रूम बदलने की तरह तो है नहीं कि बस 2-4 सामान है उठाए, बेड उठाए, टेबल कुर्सी उठाए और चले गए, है ना। राजधानी बदलना बड़ा चीज़ है, बड़ी घटना है। तो अब दिसंबर में कितना महीना बाकी है? 18 दिन बाकी है। कितना दिन? 18 दिन ही बाकी है। तो 18 दिन में तो कुछ हो नहीं सकता है। तो 11 को जो घोषणा हुआ, कहीं ना कहीं कैपिटल शिफ्ट में टाइम लगा होगा ना, 2-4-6 महीना 10 महीना लगा होगा ना, तो होता है वो 12 में, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कहीं 11 दिया रहेगा, कहीं 12 दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको 12 पे टिक मारना है। चूँकि 66 बीपीएससी में इस सवाल को पूछा गया है और बीपीएससी इसका आंसर 1912 मारा है, तो आप भी 1912 मारेंगे। अगर डेट स्पेसिफिक पूछे कि कब घोषणा किया गया, तो आप 12 दिसंबर 1911 मारेंगे। लेकिन कब दिल्ली शिफ्ट हुआ तो अगले साल बाद में ना हुआ होगा, शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे 12 मारेंगे, ठीक है। 11-12 में कंफ्यूजन आप ना रखें। और यही जब कैपिटल शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो गवर्नर जनरल नहीं, अब वायसराय बन गया है। वायसराय कौन है? ये है आपका लॉर्ड हार्डिंग। और इसी के टाइम में देखिए थर्ड दिल्ली दरबार होगा। थर्ड दिल्ली दरबार इसी के टाइम में होगा। इसमें जॉर्ज पंचम आएंगे, जॉर्ज फिफ्थ आएंगे और महारानी आएंगी, क्वीन आएंगी, दोनों लोग आएंगे। थर्ड दिल्ली दरबार चल रहा है। और इसी थर्ड दिल्ली दरबार में कहा जाएगा कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको हम रद्द करते हैं, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था कब कैंसिल हुआ, वो हुआ था 1911 में। गवर्नर जनरल कौन है? वायसराय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे 1912 पे आप टिक मारेंगे क्योंकि बीपीएससी 1912 दिया है। चलिए अब 1919 का एक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, यह क्या कहता है। 1919 का जो एक्ट है, इस एक्ट में 2-3 चीज़ होता है। 1919 की जो घटना है यहाँ पे 2-3 चीज़ होगा। इस एक्ट में हम आपको पहले बताए थे कि एक होता था गवर्नर जनरल या वायसराय कह लीजिए, साथ में एक होता था भारत सचिव। ये सचिव कौन होता था? वहाँ के कैबिनेट का कोई एक मंत्री होता था जो सारा वहीं पे मतलब लंदन में बैठ के देखता था और गवर्नर जनरल यहाँ पे सारी एक्टिविटी को फुलफिल करता था, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि सचिव के भार को हम कम करेंगे, सचिव पे बहुत लोड पड़ जा रहा है, इसको हम कम करेंगे, इसके भार को हम कम करेंगे। और इसके बदले में हम क्या करेंगे? एक भारतीय उच्चायुक्त बनाएंगे। भारतीय उच्चायुक्त मतलब
हाई कमिश्नर जो होता है ना, अभी एक हम हाई कमिश्नर को डिप्यूट करेंगे इसके जगह पे। तो अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल बने कि वह कौन सा एक्ट था जो भारत के सचिव के भार को कम करके भारतीय उच्चायुक्त की बात करता है, हाई कमिश्नर की बात करता है, तो आपका आंसर होगा 1919 का एक्ट। ठीक है। 1919 में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जालियांवाला बाग होगा। जालियांवाला बाग कांड होगा, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। होगा कब? 13 अप्रैल 1919 को होगा। ठीक है। जब यह जालियांवाला बाग घटनाक्रम होगा तो दो घटना होगा इसके बाद। एक है रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या करेंगे? अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग देंगे। दूसरे एक होंगे शंकरन नायर, ये क्या करेंगे? शंकरन नायर जो होंगे वायसराय की कार्यकारिणी में मेंबर होंगे और वहाँ से त्यागपत्र दे देंगे। ठीक है। ये अपना विरोध करने का तरीका है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे, जालियांवाला बाग में 2 कमेटी बनता है। पहला कमेटी कौन बनेगा? अंग्रेज बनाएंगे हंटर कमेटी। हालांकि इस कमेटी का कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला कि गलती से गोली चल गई, तो ये कोई आरोप नहीं लगाते हैं, मतलब बहुत छोटा मोटा आरोप लगाता है। जितनी हत्या हुई उसके मामले में तो हंटर कमीशन का अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। ठीक है। लेकिन भारतीय ने, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी, और इसके चेयरमैन बनाया गया मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय इसके चेयरमैन बनते हैं, और जो कमेटी बनेगा उसका जो ड्राफ्ट बनाने का काम होगा, उसका ड्राफ्ट बनाएंगे गांधी जी। ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस पर जो भारतीय अपना कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? मदन मोहन मालवीय। और उस कमेटी के ड्राफ्ट को किसने बनाया? उस कमेटी के ड्राफ्ट को बनाते हैं गांधी जी। ठीक है। एक और फैक्ट है, इस यहीं पे हम देख लेते हैं। एक लॉर्ड रीडिंग वायसराय है। ठीक है। लॉर्ड रीडिंग जो है, इसका टाइम पीरियड देखेंगे 1921 से 26 है। अब देखिए टाइम पीरियड आपको याद है ना, तो इस समय की सारी घटनाएं आप समझ जाएंगे कि इसी के टाइम में हुआ है। यह एकमात्र यहूदी है, यह इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि एकमात्र ऐसा है जो यहूदी है और भारत में गवर्नर या वायसराय बनेगा। ठीक है। यह भी एक फैक्चुअल सवाल बन सकता है। इसके टाइम में एक कमेटी बनता है, एक वर्थ कमेटी। एक वर्थ कमेटी क्या कहता है कि जो रेल बजट है और जो आम बजट है, इन दोनों को आप सेपरेट करिए, अलग करने की बात कहता है, अलग अलग करिए। तो इसी के आधार पे रेल बजट अलग, आम बजट अलग पास किया जाता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले रेल बजट और आम बजट को दोनों को मर्ज कर दिया गया, और यही सवाल पिछले साल शायद 67 या 68 में पूछा गया था कि रेलवे बजट और आम बजट दोनों को कब मर्ज किया गया। ऑप्शन में था 2016, 2017, 2018। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। आप अपना भी चेक करिए कि कितना तैयारी आपकी चल रही है, और कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएंगे कि रेल बजट और आम बजट को दोनों को मर्ज किस साल से किया गया है। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन पे कुछ पॉलिसी बना है भारत में, पॉलिसी और कमीशन बना है, और इस पे कमीशन पे सवाल बनता है कि कौन कमीशन कब बना और कौन कमीशन किससे संबंधित है। तो चलिए हम कुछ कमीशन कमेटी जो भी है एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एजुकेशन से अगर बात शुरू होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? मैकाले। इसका मैकाले मिनट दिमाग में आता है। यह कब आया था? 1835 में आया था। ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। अब चलिए हम कमेटी की बात कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। हम कमेटी कुछ देख लेते हैं। एक चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच कमेटी बनता है। कब बनता है? 1854 में।
हमने ऊपर वीडियो में बताया था आपको। अब आप याद करिए इसमें कौन गवर्नर जनरल था? डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के टाइम में बन रहा है। एक है हंटर आयोग। हंटर आयोग की बात करें, ये कब बनेगा? 1882 में बनेगा। इसके टाइम में कौन है? रिपन। तीसरा बनेगा कलकत्ता विश्वविद्यालय एक्ट। एक कब बनेगा? 1905 में, करजन के टाइम में बनेगा। एक बनेगा वर्धा शिक्षा योजना। एक कब बनेगा? 1937 में बनेगा, गांधी के डायरेक्शन में बनेगा। सर्जेंट योजना बनेगा, कब बनेगा? 1944 में बनेगा। ठीक है। एक बनेगा राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग बनेगा, और यही राधा कृष्णन आयोग बनेगा, यूजीसी का गठन इसी से होता है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी पे अपना डायरेक्शन देती है, तो यूजीसी का गठन किससे होगा? राधा कृष्णन कमीशन से होगा। तो देखिए, ई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कमेटी थी, यहाँ से सवाल हमेशा बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके टाइम में बना? डलहौजी के टाइम में। कब बना? 1854 में। हंटर कमीशन कब बना? 1882 में। किसके टाइम में बना? रिपन में। कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 में, करजन के टाइम में। वर्धा कमीशन 37 में, गांधी के डायरेक्शन बनता है। सर्जेंट आयोग 44 में। राधा कृष्णन कमीशन इसी के थ्रू बनता है, यूजीसी। ठीक है, ये सब कुछ फैक्ट हैं, याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और ऐसे ही अब कुछ फैक्चुअल ही कुछ वीडियो आएगा एग्जाम से रिलेटेड जो भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।